राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कानाना 6 पहुंचे। 10 वर्षों के दौरान ये पीएम नरेंद्र मोदी की पहली कनाडा की यात्रा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने जनगणना कराने का फैसला किया है। प्रेस रिलीज में साफ कहा गया है कि जनगणना के साथ साथ आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और जाति जनगणना भी कराई जाएगी। पिछले हफ्ते हुए हादसे के बाद अहमदाबाद से लंदन जाने वाली पहली उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान मंगलवार को तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर सका। कर्नाटक भाजपा ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में हुई मौतों के लिए फ्रीडम पार्क में शोक सभा आयोजित की और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 30 हजारी कोट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। कुल मिलाकर आज राष्ट्रीय राजधानी में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ईरान में बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत ने तेहरान में रहने वाले भारतीय छात्रों को सुरक्षा कारणों से शहर से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच राजस्थान में कोविड-19 के 29 नए मामले सामने आए हैं, जिससे इस वर्ष कुल मामलों की संख्या 456 हो गई है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद मंगलवार को आखिरकार झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। हालांकि जहां एक ओर बारिश ने उमस और तपिश से निजात दिलाई, वहीं दूसरी ओर जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश के चलते दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया। निचले इलाकों में जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बालीनगर, राजा गार्डन, राजधानी कॉलेज, रिंग रोड, दिल्ली के अन्य इलाकों के साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई क्षेत्रों में भी यही हालात रहे। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई और सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में कुछ इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आंधी तूफान और ओलावृष्टि की भी आशंका है। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे फिलहाल घरों के भीतर ही रहें और खुले स्थानों पर जाने से बचें। जारी की गई एडवाइजरी में लोगों को सलाह दी गई है कि वे बिजली से चलने वाले उपकरणों को बंद रखें और पेड़ों या धातु के ढांचों के नीचे खड़े होने से बचें। मोबाइल फोन का प्रयोग खुले में करने से भी मना किया गया है। किसानों और खुले में कार्यरत लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लेने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 17 से 20 जून तक दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी। इससे तापमान में और गिरावट आएगी और मौसम राहत भरा बना रहेगा। अनुमान है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिससे भीषण गर्मी से राहत बनी रह सकती है। जहां एक और यह बारिश लोगों के लिए गर्मी से मुक्ति का कारण बनी, वहीं जलभराव और यातायात अवरोध एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्थानीय निकाय और प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए कितनी तत्परता से काम करते हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने जनगणना कराने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इस बार आजाद भारत में पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना भी की जाएगी। त्रिवेदी ने कहा कि इसका मकसद हर जाति की पहचान, सम्मान और सबसे पिछड़ी जातियों का उत्थान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भारत की जनगणना कराने का निर्णय लिया और इसके बाद जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनगणना के साथ सामाजिक, आर्थिक मूल्यांकन और जातियों की जनगणना भी
स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी, जिस संबंध में पहली प्रेस रिलीज 30 अप्रैल को हुई, दूसरी 4 जून को और 15 जून को, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया, और जो कहा गया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो किया गया हो। बिहार में 2022 में हमारी ही गठबंधन सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था, परंतु वो पार्टी जिसने स्वतंत्र भारत में जातिगत गणना रुकाने का निर्णय लिया था, 1951 में किसने रोका था? जिसने पिछड़ों के हक को मारने के लिए काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं जारी होने दी, मंडल की रिपोर्ट नहीं जारी होने दी, वो अचानक आज आकर जो कहने का प्रयास करते हैं और जो लिखा हुआ भी है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे लगता है इसके द्वारा उनकी राजनीति का तत्व सामने आ जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का विचार क्या है। हम कहते हैं सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब इसीलिए हमारी सरकार जिस विषय को लेकर सामाजिक सांस्कृतिक सर्वेक्षण, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना कराना चाह रही है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों को सम्मान और सबसे पिछले छोर पर खड़ी हुई जातियों का उत्थान। हमारी सोच और उनकी सोच में एक मूलभूत अंतर है। हम सभी जातियों की पहचान, उनका सम्मान और उनके उत्थान के लिए समर्पित हैं। ये अपने परिवार को सारा मिष्ठान उसके लिए सब वर्गों में हो जाए घमासान, ये उससे ज्यादा प्रेरित है। ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा, इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी को टेक्निकल इश्यूज समझने चाहिए। जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा होता है, राज्य जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकते, तो किस राज्य के नोटिफिकेशन को दिखा रहे हो? वो केवल सर्वे कर सकते हैं। सर्वे को नोटिफाई करने का प्रोसीजर अलग है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। जातिगत जनगणना केंद्र के द्वारा की जाती है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर है, फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर है। और वैसे देखिए, ये स्वयं जिस तेलंगाना राज्य का उदाहरण दे रहे हैं, पहली बात तो वहां सर्वेक्षण हो रहा है, सेंसस नहीं, स्पष्ट समझना चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के विसावदर उपचुनाव के प्रचार में खड़िया गांव में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजकोट से जूनागढ़ तक की सड़कें बेहद खराब स्थिति में हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी गुजरात को अच्छी सड़कें, रोजगार, बिजली और किसानों को सही दाम तक नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं और युवा बेरोजगार हैं। हमारे देश के अंदर ही ऐसी सड़कें हैं जहां 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है यहां पे गुजरात में। 30 साल शासन करने के बाद आज गुजरात 40 की स्पीड से चल रहा है। मैं फिर कल रात को जूनागढ़ होटल में ठहरा हुआ हूं, जूनागढ़ से कालसारी गया, सारी सड़क टूटी पड़ी है। फिर अभी जूनागढ़ से मैं यहां आया, सारी सड़क टूटी पड़ी है। 30 साल में भाजपा ने क्या दिया आप लोगों को? मैं होटल में ठहरा हुआ हूं, हर 1 घंटे में बिजली जा रही है, बिजली भी नहीं है। कल हम कालसारी गए थे गोपाल, वहां उस गांव में भी बिजली नहीं थी। अभी हम जिस गांव में गए वहां भी बिजली नहीं थी। बिजली भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, युवाओं से बात करो उनके पास रोजगार भी नहीं है। जो पेपर होते हैं हर पेपर लीक होता रहता है। महिलाओं से बात करो, घर का खर्चा नहीं चलता, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। किसानों से बात करो, उनके पास खाद नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फसलों का दाम नहीं है। 30 साल से भाजपा ने क्या दिया आप लोगों को? दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, गुजरात से भी बहुत छोटा सा देश है। 1963 में आजाद हुआ और 1993 30 साल के अंदर वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। सिंगापुर छोड़ो, दिल्ली को लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार थी। जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली में ऐसे ही इतनी बिजली जाया करती थी।
10 साल के अंदर हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, पावर कट 0 कर दिया हम लोगों ने दिल्ली। 10 साल में हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली के लोगों को अपने घर की बिजली मुफ्त मिलती थी। 10 साल के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, अस्पताल शानदार कर दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सड़कें अच्छी कर दी, पानी ठीक कर दिया। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी, 3 साल हुए हैं पंजाब में सरकार, 3 साल, बस 3 साल। 3 साल के अंदर पंजाब के खेतों में, एक एक खेत के अंदर हमने नहर का पानी पहुंचा दिया। पहले नहर का पानी नहीं जाता था वहां पे। पहले किसानों को वहां बिजली नहीं मिलती थी, अब एक एक किसान को 8-8 घंटे बिजली मिलती है दिन के अंदर, दोपहर के अंदर 8-8 घंटे अपनी सिंचाई के लिए। अभी सिंचाई का सीजन चल रहा है किसानों का, वहां पे धान की खेती होती है, धान की खेती चल रही है। 8-8 घंटे किसानों को सिंचाई का पानी मिल रहा है। अगर 3 साल के अंदर हम इतना शानदार काम कर सकते हैं, अगर 10 साल के अंदर हम दिल्ली में इतना शानदार काम कर सकते हैं, तो भाजपा 30 साल के अंदर तो कर सकती थी। लेकिन आज मैं दिल्ली से आया हूं विसावदर विधानसभा के लोगों को सैल्यूट करने के लिए। विसावदर बिल्कुल अलग है। 30 साल तक भाजपा को पूरे गुजरात ने वोट दिया, लेकिन पिछले 20 साल से विसावदर ने भाजपा को वोट नहीं दिया। कमाल के लोग हो आप लोग, आपने पहचान लिया इस पार्टी को। तो हमने अपनी पार्टी के अंदर चर्चा की और हमने अपने सबसे मजबूत नेता गोपाल इटालिया को आपको दिया है। गोपाल इटालिया ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, फाउंडर है वो, गुजरात के अंदर उसने आम आदमी पार्टी को शुरू किया है। अगर गोपाल इटालिया हारेगा तो गोपाल इटालिया नहीं हारेगा, विसावदर की जनता हारेगी। ये आपके लिए लड़ेगा। नई दिल्ली में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जाति जनगणना को लेकर यू टर्न लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से संसद से सड़क तक इसकी मांग कर रहे थे। जातिगत जनगणना से हर वर्ग की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति की जानकारी मिलेगी, जिससे नीति निर्माण में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने और विशेष रूप से राहुल गांधी जी ने ये मांग रखी थी कि देश में जब जनगणना हो तो ऐसी जनगणना हो जहाँ पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज के लोग और अलग अलग जो कास्ट है उन सब की गिनती होनी चाहिए। और ये मांग राहुल जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर, अपनी यात्राओं में, अपने पब्लिक मीटिंग्स में बार बार दोहराई। उसका मुख्य मुद्दा ये था कि देश में जहाँ से नीतियाँ निर्माण होती हैं, जहाँ से संसाधन आवंटित होते हैं, जहाँ से प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनके पास वो आंकड़े नहीं रहते जिससे टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं। और जाति जनगणना का जो इशू था, इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ के उठाया। इसीलिए उठाया था कि हम इस बात को जान सकें कि देश के किस कोने में किस समाज के लोग किन हालात में रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, सामाजिक क्या परिस्थितियां हैं, क्या वो लोग, समाज का वो तबका सरकार के दी गई नीतियां, बजट, पैसा, सुविधाएं, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, क्या वो लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो राहुल जी बोलते थे कि हम देश का एक्सरे चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग देश की वास्तविक स्थिति जान सकें, कितने लोगों की कितनी भागीदारी है, किस हालात में वो रह रहे हैं, कहाँ और काम करने की ज़रूरत है, कहाँ में सफलता मिली है और कहाँ हम असफल रहे हैं। ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी थी। और मैं बात दोहराना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार आज केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कहा कि जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली हैं। इस मांग को सिरे से इन्होंने ठुकराया। इस सरकार ने सदन के अंदर जब सवाल पूछा गया तो लिखित जवाब दिया। तमाम विरोध के बावजूद जब देश में भाजपा और सरकार को लगा कि अब देश जागरूक हो चुका है और हम जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग है जिसको आप बहुत दिन तक वो ठुकरा नहीं सकते हैं, तो अचानक सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार किया और हमारी मांग को माना। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए, 2 साल के बाद। कोविड का बहाना लेके कई साल तक
सेंसस को डिले किया। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। सेंसस भारत में बहुत पहले से हो रहा है और जितने बड़े मुल्क हैं दुनिया में उसमें भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत अनुभव, बहुत संसाधन और बहुत समझदारी से इस देश में अलग अलग सरकारों ने सेंसस कराया है। लेकिन आप सरकार की नीयत देखिए, जहां पे 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपया खर्च होता है सेंसस करने के लिए, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। जिस काम को करने के लिए आप धनराशि आवंटित नहीं कर रहे हो, जिस काम को करने के लिए आपने मौखिक रूप से हाँ बोल दिया है लेकिन उसकी शुरुआत आप 27 में करना चाह रहे हैं, और जहां पर आप कास्ट सेंसस के बारे में पब्लिक में बोल रहे हैं कि हम बात को मान लिए हैं, लेकिन जो औपचारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सरकार की कार्रवाई है, उसमें से वो सारा लगभग गायब है। तो हमारी मांग ये है कि सरकार ने बेवजह इतने दिन तक इसको टरकाया, और जब कांग्रेस और राहुल जी और पूरी पार्टी ने कहा कि हमको ये बहुत ज़रूरी है और देश में एक जागरूकता आ गई थी कि लोग चाहते थे कि पता पड़े कि कौन कैसे रह रहा है। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, जाति जनगणना का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ व्यक्ति की कास्ट जानना चाहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि वो लोग, वो समुदाय देश में किन हालात में आज रह रहे हैं। जब तक हमें वो आंकड़े पता नहीं पड़ेंगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी कितनी मिली है, कितना कमाई कर रहे हैं, कितना लाभ उनको मिल रहा है, क्या स्कीम सरकार के वहाँ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, इस विषय में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है वो तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सरकार का जो सेंसस है वो बहुत समझदारी से किया गया है, विशेषज्ञों को उसमें ज्वाइन कराया गया है, और सरकार ने किसी अधिकारी ने बैठ के नहीं किया है। उन्होंने एनजीओ से प्राइवेट पार्टिसिपेशन कराया है, टेक्निकल लोगों को जोड़ा और एक बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सेंसस किया है। सेंसस करने का मतलब ये है कि हमें पता पड़े कि हम आने वाले समय में किस प्रकार का अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, बजट देंगे, स्कीम्स और पॉलिसीज बनाएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। नई दिल्ली पश्चिमी जिला की अपराध विरोधी टीम ने 2 शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें और 2 स्कूटियां बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवेंद्र और जतिन उर्फ बग्गा के रूप में हुई है, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। देवेंद्र पर पहले से 10 और जतिन पर 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की कार्रवाई से कम 5 वाहन चोरी के मामलों को सुलझाने में सफलता मिली है। 14 जून को अपराध शाखा AATS की टीम इंस्पेक्टर मनीष के नेतृत्व में रोहतक रोड मोती नगर के पास सीसीटीवी फुटेज की जांच में लगी थी। 15 जून की रात लगभग 1:10 पर टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो बाइक पर सवार था। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे धर दबोचा। उसकी पहचान देवेंद्र पुत्र अशोक कुमार निवासी रविनगर एक्सटेंशन तिलक नगर उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई। उसके पास से मिली बाइक पंजाबी बाग इलाके से चोरी की पाई गई। पूछताछ के बाद एक और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई जो पश्चिम बिहार थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। वहीं तिलक नगर थाने की टीम SI गजेंद्र माथुर के नेतृत्व में गश्त कर रही थी। टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की स्कूटी लेकर मनोहर नगर गुरुद्वारे से संगतगढ़ की ओर जाएगा। टीम ने घेराबंदी की और स्कूटी सवार को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान जतिन उर्फ बग्गा पुत्र राजेंद्र बग्गा निवासी गुरु नानक नगर तिलक नगर उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर भगत सिंह पार्क तिलक विहार से एक और स्कूटी और एक बाइक बरामद की गई। डीसीपी विचित्रवीर IPS ने बताया कि बरामदगी में 3 मोटरसाइकिलें और 2 स्कूटियां शामिल है। इससे पंजाबी बाग, पश्चिम बिहार, तिलक नगर, कीर्ति नगर और ख्याला थाना क्षेत्र में दर्ज 5 वाहन चोरी के मामले सुलझाए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र पर पहले से वाहन चोरी, डकैती और अन्य मामलों में 10 आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि जतिन उर्फ बग्गा पर झपटमारी, चोरी, डकैती और सशस्त्र अधिनियम सहित 30 से अधिक मामले दर्ज हैं।
उसे हाल ही में 18 मई 2025 को जमानत मिली थी। दिल्ली के ख्याला थाना क्षेत्र में लूटपाट के एक मामले को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने एक कुख्यात लुटेरे और स्नैचर राजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजा पुत्र राजेंद्र निवासी विष्णु गार्डन ख्याला दिल्ली, उम्र 27 वर्ष, पहले भी 12 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। घटना उस समय हुई जब आरोपी ने शिकायतकर्ता से चाकू की नोक पर 25,000 रुपए लूट लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना ख्याला में मुकदमा दर्ज किया गया। तत्पश्चात एसएचओ इंस्पेक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में एसआई रोहन सिंह मारवाह, हेड कांस्टेबल राजेश और कांस्टेबल कमल की एक विशेष टीम का गठन किया। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी एसीपी तिलकनगर सुरेंद्र सिंह राठी द्वारा की गई। डीसीपी पश्चिम विचित्रवीर ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपी की पहचान की। तकनीकी निगरानी के जरिए जब यह पुष्टि हो गई कि आरोपी राजा ही इस वारदात में शामिल है, तो पुलिस ने तुरंत मच्छी मार्केट इलाके में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को लूटी गई रकम में से 5600 रुपए नकद, एक बटन चालित चाकू, एक सर्जिकल ब्लेड और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। हरियाणा के मानेसर में भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और मारुति सुजुकी के एमडी हिशाशी ताकेशी मौजूद रहे। इस दौरान रेल मंत्री ने 50 नई वंदे भारत और 100 पैसेंजर ईएमयू ट्रेनों की घोषणा की। वहीं सीएम ने इसे हरियाणा के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि यह देश की दूसरी और अब तक की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव रेल साइडिंग परियोजना है। मारुति सुजुकी के सभी महानुभाव के बीच में मुझे आकर के बड़े गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं, जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हरियाणा में आप पधारे हैं और इस अवसर के ऊपर जब इतनी बड़ी परियोजना का ये उद्घाटन हो रहा है, इसका बड़ा लाभ देश के लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपका पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे ये खुशी है कि 2014 में अब तक हरियाणा में आपके द्वारा 823 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक वो बिछाए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में वर्तमान में 11,826 करोड़ रुपए की लागत के
विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं के काम भी चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में आपने देश के आम बजट में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए 3,416 करोड़ रुपया वो आवंटित किया है। मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा को 2009 से 2014 के बीच में जो रेलवे के लिए आवंटित किया गया था मात्र 315 करोड़ रुपया था, परंतु आपके दिशा निर्देश में ये 2025-26 के बजट में आपने 3,416 करोड़ रुपया वो हरियाणा में बजट किया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार भी प्रकट करता हूं। आज का यह उद्घाटन समारोह यह एक समारोह ही नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वो विकास गाथा है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का ये शुभारंभ है। यह सिर्फ लोहा इस्पात का ढांचा नहीं, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को ये साकार करने का जो उन्होंने विकसित भारत को सपना देखा है, उसके लिए ये आज का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और आयोग को शुभकामना दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए इस क्षेत्र में और भी गंभीर प्रयासों की जरूरत है। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस समारोह में पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे विद्यार्थीगण और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आयोग के 15वें स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इस आयोजन के लिए मैं आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। और आज मैं एक बार फिर उनको नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और जैसा सचिव जी बता रहे थे कि ये 45-47 दिन में ही 16 अप्रैल को पदभार ग्रहण संभालने के बाद इतने कम दिनों में 13-14 जिलों का प्रवास करना बहुत बड़ी बात है। और कई अभिनव पहल जैसे आज सार्थक रक्षक जैसे योजना का लॉन्च करना, फिर जो अच्छा काम किए हैं बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में, ऐसे हमारे पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित करना, हमारे आंगनबाड़ी के प्रभारियों का भी सम्मान करना, जो बच्चे हैं जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करना, ये सब उनका बहुत अच्छा प्रयास है, अभिनव प्रयास है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके दायित्व में जो उद्देश्य है बालकों का, बालिकाओं का, उनका अधिकारों का संरक्षण करना, उनको आगे बढ़ाना, निश्चित रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
शिवम्